हेलो दोस्तों, रेस IAS एकेडमी लालपुर रांची के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन कार्यक्रम। और इसमें हम प्रतिदिन आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लेकर आते हैं 10 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हम उसी तरह के प्रश्नों का लेकर के आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिए। और आप इसके द्वारा अपनी तैयारी का आकलन कीजिए और अपनी तैयारी में जो भी साइंस के क्षेत्र में कमी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, और इसके द्वारा आप अपने तैयारी का आकलन भी कीजिए। तो चलिए एक बार पुनः आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो पहला प्रश्न है वह आपके समक्ष हाजिर है, उपस्थित है, प्रस्तुत है। और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का पेसमेकर है। तो हृदय का पेसमेकर वही है जो हमारे हार्ट के, हृदय के जो इंपल्सेज हैं उसको क्रिएट करता है यह पेसमेकर, और उसके कारण हृदय में संकुचन और फैलाव होता है, और उसके कारण हृदय से रक्त जो है वह पंप हो पाता है। तो इसलिए इस पेसमेकर की काफी यहाँ आवश्यकता है। तो इसमें विकल्प क्या है, हृदय का पेसमेकर कौन है? तो विकल्प में देखिए आपके समक्ष जो है प्रस्तुत है साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड, दूसरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एबी नोड, तीसरा है श्वान नोड, और चौथा है रेनवियर नोड, नोड ऑफ रेनवियर। तो इसमें सही उत्तर जो है वह है एसए नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड। और यह दोस्तों जब आप मानव के हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, मानव हृदय के, तो आप जानते हैं कि मानव हृदय के 4 चैम्बर हैं, और यह 4 चैम्बर यानी 4 भागों में विभाजित है। इसमें 4 कक्ष हैं, और वह 4 कक्ष हिंदी में अगर देखिएगा तो दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, और इंग्लिश में देखिएगा तो राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यह जो है वह राइट आरिकल में ऊपर स्थित होता है, और वहां से एसए नोड एक इंपल्स क्रिएट करता है जो एबी नोड तक पहुंचता है। एबी नोड जो है वह जो हमारा राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो विभाजन है उस विभाजन के नीचे मांसपेशियों में स्थित होता है, और वहां तक वह जो है एसए नोड एबी नोड को भी एक्टिवेट करने के लिए अपना इंपल्स भेजता है। और एबी नोड जब जो है क्रिएट या एक्टिवेट होता है तो जो दायां अलिंद और दायां निलय है उसके बीच में जो वल्व होते हैं, और जो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में जो वल्व होता है, जो कपाट होता है, उसको ओपन करने में मदद करता है, और उसके माध्यम से रक्त वहां से हृदय के बाहर जा पाता है। तो साइनो एट्रियल नोड इसका सही उत्तर है, क्योंकि यही इंपल्स क्रिएट करके हृदय के क्रमाकुंचन गति को बनाए रखता है। और अगर ऐसे नोड में खराबी आ जाती है तो बाहर से पेस मेकर लगाया जाता है। तो यह है पहला प्रश्न का सही उत्तर। अब है दूसरा प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, यह है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो आप जानते हैं कि जो मानव शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, और कई प्रकार के हमारे शरीर में ऊतक पाए जाते हैं मानव शरीर में, लेकिन इन पूरे ऊतकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और वह है कौन कौन ऊतक हैं, तो आप वो जानते होंगे। एपिथेलियम है, और मस्कुलर टिश्यू जो है मांसपेशीय ऊतक है, तीसरा संयोजी ऊतक है, और चौथा तंत्रिका ऊतक है, नर्व टिश्यू। तो यहां पर कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो विकल्प में क्या दिए गए हैं देखिए, अस्थि, रक्त, कार्टिलेज और स्क्वैमस। तो
इसमें अस्थि जो है वह आपका संयोजी ऊतक है, कार्टिलेज भी संयोजी ऊतक है और लिगामेंट्स भी संयोजी ऊतक होते हैं, और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ये तीनों संयोजी ऊतक हैं, तो इसमें उत्तर क्या हो गया? स्क्वैमस। अब जो तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है उसमें है कि हृदय में स्थित निम्न में से कौन सा ट्राइक्सिड वाल्व है? ट्राइक्सिड वाल्व है, तो अभी हम वाल्व के बारे में चर्चा कर रहे थे, ए से नोड और एबी नोड वाले, जो पहला प्रश्न था उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें विकल्प है। तो पहला है बायां एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, दूसरा है दायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, तीसरा है बायां एट्रियम वाल्व और चौथा है दायां एट्रियम वाल्व। तो इसमें आपका सही उत्तर है दायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी राइट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में यह होता है। और जो बायां आप पहला देख रहे हैं एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यहां पर बाइक्यूप्सिड जो है बल्ब होता है, यानी द्विकपाट वाला। दायां में त्रिकपाटीय बल्ब है। अब अगला जो प्रश्न है चौथा, लाल रक्त कणों आरबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप जानते हैं हमारा जो आप ब्लड सर्कुलेशन पार्ट पढ़ते हैं, तो ब्लड के मेनली रूप से दो पार्ट किए गए हैं, प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसल्स। और ब्लड कार्पसल्स में यानी रक्त कणों में जो है उसके तीन पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणों की संख्या पुरुष में अधिक होता है और महिलाओं में कम होता है। दोनों के बीच में 5 से 7 लाख रक्त कणों का, लाल रक्त कणों का अंतर होता है। तो यह लाल रक्त कण पुरुष में कितने पाए जाते हैं और स्त्री में कितने पाए जाते हैं, इस प्रश्न का भी आप उत्तर जो है देख लेंगे, तो वह जरूरी है। अब है कि इसकी असामान्य वृद्धि, कमी से तो आप जानते हैं कि एनीमिया होता है, लेकिन असामान्य वृद्धि को कौन सा रोग कहा जाता है? तो आपके विकल्प है एनीमिया, पॉलीसीथीमिया, ल्यूकीमिया और प्लासीमिया। तो इसमें सही उत्तर है पॉलीसीथीमिया, क्योंकि एनीमिया कमी से होता है, ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है एक सामान्य मनुष्य में औसत पल्स प्रेशर कितना होता है? तो आप जानते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में जो पल्स प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, और यह जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120 mmHg और लो 80 mmHg, 120/80 mmHg होता है। तो इसमें जो विकल्प है वह नहीं दिया गया है, जो औसत है वह बोला कि कितना है। तो इसमें विकल्प में है 40 mmHg, 20 mmHg, 60 mmHg और 10 mmHg। तो इसमें सही उत्तर होगा 40 mmHg, क्योंकि 80 और 120 जो हाई और लो है, तो उसके बीच में कितना औसत है, कितना का डिफरेंस है? 40 का। तो सही उत्तर आपका है 40 mmHg। अब अगला जो प्रश्न है छठा, कि रक्त में स्थित प्लाज्मा में पानी का अंश होता है। तो जैसा भी बताया कि रक्त को दो भागों में प्लाज्मा और उधर जो है कार्पसल्स में डिवाइड किया गया है। तो प्लाज्मा में पानी, ऐसे भी ब्लड में ज़्यादा पानी ही होता है, और हमारे पूरे शरीर के वेट का 70% भाग जो है पानी ही है, 70%। अगर किसी का वजन 100 kg है किसी व्यक्ति का, तो 70 kg उसमें पानी ही है किसी न किसी रूप में। तो चलिए देखते हैं यहाँ प्लाज्मा में कितना पानी होता है। तो विकल्प है आपके समक्ष 80%, 84%, 88% और 92%। तो इसका सही उत्तर है 92 यानी 92%। और 8% प्लाज्मा में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो वह ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन वगैरह आते हैं, और इनऑर्गेनिक में जितने मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आते हैं, ये सब इसमें घुले होते हैं। अब अगला जो 7वां प्रश्न है वह है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह डायबिटीज से ही पीड़ित क्यों ना हो, तब भी डायबिटीज में आप जानते हैं ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसको गांव में लोग शुगर
या चिनिया रोग भी कहते हैं। तो शुगर उसमें ज़्यादा हो जाता है, शुगर का मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किसी कारण? तो जब अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। तो उन लोगों का भी अगर आप रक्त को टेस्ट करेंगे, उसको स्वाद को चखेंगे, तो वह नमकीन लगता है। इसका मतलब है वह क्षारीय प्रकृति का है। और क्षारीय प्रकृति में पीएच जो स्केल होता है उसमें 7 से ऊपर जो होता है वह क्षारीय होता है। तो ऐसे भी रक्त का पीएच कितना होगा? 7 से ऊपर। तो यहाँ विकल्प जो आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं उसमें है 7.4, 5.1, 4.3 और 3.5। तो सही इसका विकल्प है 7.4। अब है अगला प्रश्न कि लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो हर किसी का एक आयु है, उस औसत आयु के बाद उस चीज का नष्ट हो जाना प्रकृति के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। तो लाल रक्त कणिकाएं चूंकि पूरे शरीर में प्रतिदिन कई किलोमीटर की यात्रा करते रहती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वो जितनी बार घूमती हैं वह एक तरह से उसको अगर यहाँ से मापा जाए दिन भर का उसका और उसको लॉन्ग रूप में जोड़ दिया जाए तो कई किलोमीटर हो जाते हैं। तो उतना किलोमीटर डेली चलता है और आपस में रस्साकसी करते हुए दूसरे अणुओं से टकराते हुए आगे बढ़ता है। तो ऐसे में इनकी कुछ समय के बाद धीरे धीरे स्थिति में गिरावट आ जाती है और एक समय के बाद ये डेड कर जाते हैं। तो औसत आयु उनकी कितनी है? तो यह है सही जो यहाँ विकल्प दिए गए हैं उसमें लगभग 100 दिन, लगभग 120 दिन, लगभग 150 दिन और लगभग 200 दिन। तो सही जो इसका उत्तर है वह है लगभग 120 दिन, यानी लगभग 4 महीने यह जो है इसकी औसत आयु होती है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वह अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और सबसे ज़्यादा बोन मैरो कहाँ होगा? जो लंबी मोटी हड्डी है, जो हमारा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हड्डी लंबा फीमर है, जांघ के नीचे, तो वहाँ ही ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें विकल्प देखिए दिया गया है, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन। तो सही उत्तर इसमें है टाइलिन। और एंजाइम के बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि एंजाइम से पूछा जाता है कि एंजाइम किसके बने होते हैं। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीनों के बने होते हैं, केवल और केवल प्रोटीनों का। और जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जो भोजन लेते हैं उस भोजन को पाचित कराने में यही उस पर कार्य करते हैं एंजाइम, और उसके जो जटिल अणु है भोजन में उपस्थित उसको सरल अणुओं में रूपांतरित करते हैं। तो यह टाइलिन जो है वह इसका सही उत्तर है। और टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उसमें जो कार्बन के अणु होते हैं उसके आधार पर पॉलीसेकेराइड्स, और सबसे पहला तो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और तब पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स का ही एक पार्ट है स्टार्च, और उस स्टार्च के अणुओं को तोड़ता है और माल्टोज में बदलता है या टाइलिन। तो यह है 9वें का एनालिसिस। अब 10वां प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो जैसा हम 9वें प्रश्न में आपकी व्याख्या कर रहे थे कि भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू हो जाता है, और मुख में भोजन पर काम करने वाला एंजाइम है कौन सा? तो वह है टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ जो 10वां प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो विकल्प है आपके समक्ष मुख, अमाशय, यकृत और बड़ियां। तो इसका सही उत्तर है अमाशय यानी स्टमक, क्योंकि मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो स्टार्च है उसका पाचन होता है, और प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। वहां से कुछ प्रमुख एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे रेनिन है, लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जठर रस वगैरह है, तो वह स्रावित होते हैं। और वह सब भोजन के विभिन्न प्रकार जो हैं, भोजन में विभिन्न अणु जो मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स, उस पर क्रिया करते हैं। तो यह है इसका 10वें प्रश्न का सही उत्तर। और इस प्रकार आपके सम्मुख यह 10 प्रश्न रखे गए हैं जो आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे
लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है। और आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।